वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट का आज मेरा ये पार्ट 6 है, मौलिक अधिकार। ठीक है। तो दोस्तों, ये मौलिक अधिकार से दोस्तों जो ये भारत का संविधान देता है। ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ठीक है। और बाकी किसी केस में नहीं जा सकते हैं। और ये राज्य के लिए बाध्यकारी है। राज्य के लिए क्या है दोस्तों? बाध्यकारी है। ठीक है। क्योंकि और चीजें बाध्यकारी नहीं है। जैसे आप डीपीएसपी राज्य के देखो तत्व, तो ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं दोस्तों। ये मौलिक अधिकार हमको संविधान में मिला है। संविधान के भाग 3 में है। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 12 से आर्टिकल 35 तक संविधान का अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है। हालांकि इसमें टोटल मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट में 6 अधिकार है। तो एक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है। और इसको अब कहाँ दे दिया गया? आर्टिकल 300 का क्लॉज ए। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ये कि संविधान में कितने मूल रूप से अधिकार थे, तो आपका जवाब होना चाहिए 7। प्रेजेंट में कितने, मतलब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 6। ठीक है। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो आपका जवाब होना चाहिए थर्ड भाग में है, तीसरे भाग में है। ये मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक है। और ये राज्य के लिए बाध्यकारी है। राज्य मतलब यहाँ पे चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनको मानना बाध्यकारी है। ठीक है। और मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। तो आज हम, अगर आपने मेरा पिछले 5 लेक्चर नहीं देखा है तो आप कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी में आप ये प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फंडामेंटल राइट में। ठीक है। तो आप डायरेक्ट पूछेगा राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 32 में। ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या बोलता है हम देख लेते हैं। आर्टिकल 32, रेमेडीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कॉन्फ्रेंस्ड बाय दिस पार्ट, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। ठीक है। तो रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कॉन्फ्रेंस्ड बाय दिस पार्ट, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। ठीक है। तो भारतीय संविधान को लेकर जब संविधान सभा में परिचर्चा चल रही थी तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से यह प्रश्न किया गया कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके न रहने पर संपूर्ण संविधान शून्य या मृत्यु हो जाएगी। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को रिफर करते हुए संकेत करते हुए कहा और ये विचार दिया कि आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान से निकाल दिया जाए तो संपूर्ण भारतीय संविधान शून्य और मृत्यु हो जाएगा। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा या हृदय है। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोस्तों आर्टिकल 32 क्या है, तो ये
संविधान की क्या है, आत्मा एंड हृदय है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को लेकर जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर से यह प्रश्न किया कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके न रहने पर संपूर्ण संविधान सभा शून्य या मृत्यु हो जाएगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 की ओर इशारा करते हुए संकेत करते हुए ये विचार दिया कि आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान से निकाल दिया जाए तो संपूर्ण भारतीय संविधान शून्य या मृत्यु हो जाएगा। अतः आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय है। ठीक है, भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कौन है, तो आर्टिकल 32 है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर निम्न प्रकार से रिट या मुकदमा जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लेकर निम्न प्रकार से रिट जारी की जा सकती है। तो दोस्तों आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आर्टिकल 32 में कितने रिट जारी किए जाते हैं। दोस्तों आपको जवाब होना चाहिए 5। ठीक है, पहला हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, वी मैंडमस परमादेश, थर्ड प्रोहिबिशन प्रतिषेध, फोर्थ क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा, 5 सैटेर उत्प्रेषण रिट। तो आप आर्टिकल 32 में कितने रिट हैं दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए 5। ये कौन कौन से हैं तो आप देख लीजिए। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा, पांचवा उत्प्रेषण रिट। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा यानी हृदय है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर निम्न प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। इसमें पहला हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, क्यूरो वारंटो अधिकार परीक्षा, सेटो रेडी उत्प्रेषण रिट। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। पहला है हेवियस कॉर्पस। हेवियस कॉर्पस इसको हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, इसको समझते हैं। इससे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, और यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है और उस न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत या दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट तब तक जारी नहीं किया जा सकती है कि जब यह रिट तब तक जारी नहीं किया जा सकता है कि जब यदि, समझिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये एक्चुअली ये लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ शरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये बोलूं बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है, यह उस व्यक्ति के संबंध में
न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है, मतलब किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती हिरासत में नहीं रख सकते हैं। तो बंदी व तस्करीकरण का रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपसे क्या बोलूं, अगर मैं ये आपसे ये बोलूं तो ये हैबस कॉर्पस क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों है। ठीक है, यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता है जब यदि हिरासत कानून के सम्मत, पहला हिरासत कानून के सम्मत है, सेकंड कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत है, थर्ड न्यायालय के द्वारा हिरासत में है, फोर्थ हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर है। ठीक, तो दोस्तों बंदी का तस्करीकरण इसको बोलते हैं फरीद को प्रस्तुत करना। यह उसी व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है उसी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। जिसको हिरासत में रखे हैं उसको न्यायालय में प्रस्तुत करें और तब न्यायालय मामले की जांच करता है, और यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, और इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में नहीं रख सकते। ठीक है, और बंदी व तस्करीकरण में सार्वजनिक प्राधिकरण हो एक व्यक्तिगत हो, दोनों को खिलाफ रिट जारी किया जा सकता है, और यह रिट तब तक जारी नहीं किया जा सकता है जब यदि वह हिरासत कानून के सम्मत हो, सेकंड कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हो, फोर्थ न्यायालय के द्वारा हिरासत में हो, फोर्थ हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हो। ठीक है, सेकंड मैंडमस परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या दोस्तों, हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उसे उनसे कार्यों और उनके नकारने के संबंध में पूछा जा सके, और इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों, सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, मैंडमस परमादेश हम आदेश देते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये दोस्तों, परमादेश का क्या, हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे कार्यों और उनके नकारने के संबंध में पूछा जा सके, और उससे किसी भी सार्वजनिक इकाई हो, चाहे वो निगम हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो परमादेश न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनको कार्यों और उनसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके, और उसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और परमादेश कहाँ जारी नहीं किया जाता, तो परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। पहला, निजी व्यक्ति या इकाइयों के विरुद्ध, सेकंड ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, थर्ड जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, यह जरूरी नहीं, फोर्थ संविधात्मक दायित्वों को लागू करने के विरुद्ध, फिफ्थ भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध,
छठा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हों। तो परमादेश हम आदेश देते हैं अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारी और कर्मचारी जो कार्य करने के लिए नकारने के संबंध में है। ठीक है दोस्तों, उनसे पूछा जाए तो ये सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। तो परमादेश रेट जारी नहीं किया जा सकता किसके प्रति दोस्तों? निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध। सेकंड, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हों। थर्ड, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं। फोर्थ, संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के विरुद्ध हो। फिफ्थ, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध हो। सिक्स, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायिक क्षमता के में कार्यरत हो। ठीक है, तो परमादेश रेट 6 उसमें विषय में नहीं जारी किया जा सकता। निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है और जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं है। संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के विरुद्ध, और फिर भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध। 6, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, प्रोहिबिशन, इसको बोलते हैं प्रतिषेध, इसको बोलते हैं रोकना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपनी न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। ठीक है, प्रोहिबिशन, इसको बोलते हैं प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों ट्रिब्यूनल को अपने न्याय क्षेत्र से उस उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो प्रोहिबिशन प्रतिषेध, इसको बोलते हैं रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। ठीक है, इसी में प्रतिषेध संबंधी रीट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जाते हैं। ये प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों, निजी व्यक्ति या निकायों के संबंध में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रतिषेध संबंधित सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जाते हैं। प्रतिषेध संबंधित रीट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जाते हैं। ये प्रशासनिक प्राधिकरणों या विधायी निकायों या निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये प्रशासनिक प्राधिकरण या विधायी निकाय या निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो चौथा पढ़ते हैं दोस्तों, क्यूरो वारंटो अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। ठीक है, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति को लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। रीट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो, तो इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों
अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, इसी न्यायालय द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने को रोकता है और रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी नहीं किया जा सकता जब उसका निर्माण संवैधानिक हो और उसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है प्राधिकार या वारंट के द्वारा, इसे न्यायालय द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए करता है। अधिकार परीक्षा मतलब किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी करता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय को अवैध अनाधिकार ग्रहण रोकने को करता है। ठीक है, रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जाता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो, उसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ठीक है, तो अन्य 4 रिटों से हटकर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित द्वारा। ठीक है, तो 5th सेंटेरिया उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इससे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या उसके अधिकारों को लंबित मामलों के हस्तांतरण के सीधे या पत्र जारी कर दिया जाता है। उससे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या कि न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक या सहायक दोनों का है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के लिए खिलाफ जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो उत्प्रेषण, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमाणित होना या सूचना देना। तो उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण के सीधे या पत्र जारी कर दिया जाता है। इससे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक या सहायक दोनों की तरह है। जैसा कि उत्प्रेषण रिट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। तो जो उत्प्रेषण रिट होता है सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो जो उत्प्रेषण है ये रिट सिर्फ न्यायिक एंड अर्ध न्यायिक है और ये प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा
अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के हस्तांतरण की सीधे या पत्र जारी कर दिया जाता है। इससे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जाता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायता दोनों की तरह है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? उत्प्रेषण ये निवारक भी है प्लस सहायक भी है। ठीक है, हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों या निजी व्यक्ति इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की उत्प्रेषण व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों या निजी व्यक्तियों की इकाइयों के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों मैंने आज आर्टिकल 32 पढ़ाया है आपको। ठीक है, ये संविधान की आत्मा या हृदय है। इसमें 5 मेन रीट हैं: बंदी रक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रीट। ठीक है, बंदी रक्षीकरण शरीर को प्रस्तुत करना, ये सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत के लिए है। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रोविशन रोकना, प्रतिषेध प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। उत्प्रेषण प्रमाणित होने या सूचना देना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो दोस्तों MPPSC के लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसका 11 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है 2021 में MPPSC 2020 का। ठीक है, तो आपके लिए फंडामेंटल राइट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको और अदर एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।